नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं जो आजकल खासे न्यूज़ में बना हुआ है। ये जो विषय है ये है जेब्रा मसल। इसका जो संबंध है वो आपके पाठ्यक्रम के पेपर 3 से है, यानी पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर ये जो जेब्रा मसल है ये है क्या। दूसरी अगर बात करें तो ये हम देखेंगे कि आखिर इसका जो प्रभाव है वो कहाँ पर देखने को मिल रहा है और तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण से ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको ये पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और वहाँ के लिए क्या है कि वो जो स्थान है वो जीवनदायिनी है। यही नहीं, इसके बारे में ये भी हम देखेंगे कि आखिर इसका विस्तार विश्व के अन्य कहाँ हो रहा है, यानी किन क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिल रहा है जहां के लिए ये संकट की स्थिति भी उत्पन्न करने वाला है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या है, इसका प्रभाव क्या है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो यही है, जेब्रा मसल एक आक्रामक प्रजाति जो संपूर्ण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर सकता है। नष्ट कर ही नहीं सकता बल्कि ये नष्ट कर भी रहा है। तो यही आज का हमारा विषय है। इसी के संदर्भ में इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो जेब्रा मसल है ये चर्चा में क्यों है। तो एक आर्टिकल लेते हैं, ये न्यूज आर्टिकल है। इसमें कहा जा रहा है कि इन्वेसिव स्पेसीज डिस्कवर्ड इन कोलोराडो रिवर इज कैपेबल ऑफ वाइपिंग आउट इकोसिस्टम काजिंग कॉस्टली डैमेज। ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जो कोलोराडो नदी है उसमें एक खास प्रकार की जो इन्वेसिव जो स्पेसीज है, आक्रामक जो प्रजाति है उसको खोजा गया है। वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसकी खोज की है और ये उनका कहना है कि यहाँ का जो पूरा कोलोराडो जो नदी पारिस्थितिकी तंत्र है उसको ये पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, डैमेज कर सकता है। और उस पूरे क्षेत्र के लिए अगर हम अमेरिका की बात करें, अगर उत्तरी अमेरिका में जाए तो वहाँ पर जो यूएसए है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है और मैक्सिको है, इन दोनों देशों में ये कोलोराडो नदी प्रवाहित होती है और वहाँ के क्षेत्र के लिए वो जीवनदायिनी कहलाती है। और इस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है कि उस क्षेत्र के लिए ये कह सकते हैं कि एक बड़ा पारिस्थितिकी संकट के रूप में जेब्रा मसल उभर कर आया है। और इसी कारण से ये क्या है, आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी कारण से इसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं और इस कारण से ये आपके परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर आएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका के अगर दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आएंगे तो यहीं पर आपको ये नदी देखने को मिलेगी। देखिए ये क्या है कि ये कोलोराडो नदी है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन अभी जो न्यूज़ है उसको हम जोड़ कर देखते हैं तो यहाँ पर कोलोराडो पार्क भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो कोलोराडो पार्क है और उससे जुड़े हुए जो वन्य जीव अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कुछ बड़े कह सकते हैं कि खोज की है या यहाँ से जुड़े हुए उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला है। निष्कर्ष क्या है, तो यहाँ पर इस नदी के आसपास इन्होंने ये देखा है इस नदी में कि जेब्रा मसल्स के लार्वा देखने को इनको मिल रहा है और इस कारण से ये तेज़ी से यहाँ पर फैल रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो इसका जो नर मादा जो होते हैं उसमें जो मादा होती है वो एक साथ लाखों अंडे यहाँ पर देती है और इस कारण से ये कहा जा रहा है कि इसकी जो संख्या है वो बड़ी तेज़ी से ही बढ़ रही है। और चूंकि ये क्या है कि एक इन्वेसिव स्पेसीज है, आक्रामक प्रजाति है जो कि क्या करता है कि अपने आसपास जो संबंधित जो स्पेसीज हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर देता है, खास करके जो यहाँ पर शैवाल होते हैं। और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस पूरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये संकट हो सकता है और यहाँ पर जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनको भी बड़े स्तर पे क्षति पहुँचा सकता है और इसी कारण से ये आजकल चर्चा में बना हुआ है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। अब बात कर लेते हैं कि जो जेब्रा मसल्स है ये है क्या। तो देखिए ये पहले ही हमने बताया कि ये एक आक्रामक प्रजाति है, एक इन्वेसिव स्पेसीज है। इसका जो आकार होता है आप देखेंगे कि नाखून के जैसे होता है,
यानी जो आपका नेल होता है उसी के आकार में ये आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? एक मोलस्क है। आप साइंस में पढ़े होंगे कि मोलस्क होता क्या है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो बहुत अधिक नहीं होती है, 1.5-2 इंच के आकार का ये होता है। आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा नहीं है, 1.5-2 इंच का होता है। और अगर हम बात करें तो ये जब लार्वा की स्थिति में होता है, लार्वा के स्टेज में होता है, तो ये काफ़ी छोटा होता है। ये बहुत ही क्या होता है? स्मॉल साइज का होता है और इसे एक खास नाम से जानते हैं, या इसको बोले ये जो स्वरूप इसका होता है इसको बिलिगर बोला जाता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या है कि इसका जो प्रजनन काल है वो काफ़ी छोटा होता है और 2 वर्ष या 2 वर्ष में ही क्या है कि ये प्रजनन करना शुरू कर देता है। और इसमें भी जो मादा होती है वो क्या है कि बड़ी संख्या में, अगर बात करें तो एक बार में जो मादा है वो लाखों अंडे देती है। और इसी कारण से ये कहा जाता है कि इनकी जो संख्या है, इनका जो प्रसार है, अगर किसी खास क्षेत्र में इनका प्रभाव देखने को मिलता है तो इनका जो प्रसार है वो बड़ी तेज़ी से फैलता है और इस दृष्टिकोण से ये काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी इसको कौन सा नाम दिया गया है, तो देखिए ड्रेइसेना पॉलीमोर्फा ये इसका नाम है, यानी ड्रेइसेना पॉलीमोर्फा इसका नाम दिया गया है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर इसके पूरे बनावट की बात करें तो ये खास प्रकार का एक खोल होता है, जैसे ढाल आप देखते हैं, जैसे कछुआ होता है उसके ऊपर खोल होता है, वैसे क्या है कि इनका जो पूरा संरचना है वो खाल के जैसा होता है और ये सपाट तल यानी एक प्लेन देखने जैसा होता है। और इसका जो आकार है आप देखिए, ये जैसे डी शेप होता है, जो अल्फ़ाबेट का लेटर का डी होता है उसी के आकार जैसे आपको देखने को मिलेगा। ये ठोस सतह जैसे होती है और इसी कारण से ये सपाट एक तरह से बैठने में इनको मदद भी मिल जाती है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनका जो कलर होता है वो क्रीम कलर का होता है और इन पर आप देखेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी, देखिए ऐसे क्या है कि इस पर लाइन या धारियां बनी होती है और इसी कारण से इनका नाम भी ये रखा गया है। यही नहीं, इनकी जो अवस्थिति सामान्य तौर पे हमें देखने को मिलती है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, तो जो जल निकाय होता है वहाँ पर उस जलीय क्षेत्र में जल के नीचे ये देखने को मिलते हैं। और वहाँ पर जो प्राकृतिक और जो मानव निर्मित जो पदार्थ हैं, जैसे अगर हम बात करें तो चट्टानें हो सकती हैं, रॉक्स, लकड़ी, पौधे, बहुत सारे जो देसी मसल्स हैं, पाइप, डाक या नाव या ऐसे जलयान, इनसे क्या होते हैं, ये चिपके रहते हैं, उनसे सटे हुए देखे जाते हैं। तो ये हमने इसकी स्थिति देख ली। अब हम बात कर लेते हैं कि जो जेब्रा मसल्स हैं इनका प्रभाव क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है। तो देखिए ये जो मसल्स हैं यानी जेब्रा जो मसल्स हैं ये अन्य जो प्रजातियां हैं, जो स्पीसीज हैं, उनके लिए भोजन के बुनियादी स्रोत को ही ये नष्ट कर देते हैं, यानी उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो इनका जो प्रजनन है ये बहुत तीव्र दर से होता है, जैसे कि हमने बताया कि इनका जो प्रजनन काल होता है वो जल्दी शुरू हो जाता है और जो मादा होती है वो अधिक संख्या में एग्स देती है और इस कारण से इनका विस्तार होता है। दूसरी अगर बात करें तो ये क्या करते हैं कि जो शैवाल होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ये उनको खाना प्रारंभ कर देते हैं और इसी कारण से क्या है कि वो पूरा जो जलीय तंत्र होता है, वहाँ का जो फूड चेन होता है, जो खाद्य श्रृंखला होती है, वो ब्रेक हो जाती है और इस कारण से वो पूरा जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। और इस कारण से ये कहा जाता है कि अगर ये किसी भी जलीय तंत्र में इनका प्रभाव हो गया तो वो पूरा जो सिस्टम है, जो वो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है वो नष्ट हो जाता है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो जलीय वनस्पतियों, कीटों, शैवालों पर निर्भर रहने वाली प्रजातियों के लिए ये खाद्य स्रोत जो उनके होते हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो देखिए जहाँ भी इनका प्रभाव होगा तो ऐसे जो विभिन्न जलीय वनस्पति हैं, जो कीट हैं, जो शैवाल हैं, उनके लिए विपरीत परिस्थिति वहाँ पर ये उत्पन्न कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम होगा, वहाँ का जो बायोस्फीयर होगा वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। इनको फीडर भी कहा जाता है। क्यों? तो ये किसी भी सतह से जुड़ जाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि
किसी भी जैसे जलयान है, लकड़ी है, यार्ड है, ये जहाँ भी रहते हैं उससे चिपक जाते हैं और इस कारण से इनका जो विस्तार है एक जगह से दूसरे जगह आसानी से हो जाता है। यही कहा जाता है कि धीरे धीरे इनका जो प्रभाव है किसी एक प्रकार के प्रजाति की, जैसे जेब्रा मसल्स की बात करें तो ये एक क्षेत्र से तेजी से दूसरे क्षेत्र में भी इनका विस्तार देखने को मिलता है और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि ये अलग अलग स्थानों पर ये पहुंच रहे हैं। दूसरी अगर बात करें तो जेब्रा जो मसल्स हैं ये खास तौर पर देसी जो मसल्स हैं उनके लिए हानिकारक हैं। जो वहाँ की स्थानीय प्रजाति होगी, जो वहाँ की लोकल स्पेसीज होगी, उसके लिए विशेष तौर पे ये हानिकारक है और इसके कारण ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो भी कह सकते हैं लाभकारी जो स्पेसीज होगी उसको ये पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। तो ये इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और कई सारी जो प्रजातियाँ होती हैं उनके लिए संकट की स्थिति भी उत्पन्न कर देते हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें तो भोजन के लिए जो देसी मसल्स हैं उनसे ये चिपक जाते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं कि उसको नष्ट कर देते हैं। उसका जो जीवन काल है वो नष्ट हो जाता है और वो पूरा जो इकोसिस्टम है उस पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है और जलीय स्थानों पर बड़े पैमाने पर एकत्र होने से गंभीर व्यावसायिक क्षति भी देखने को मिल सकती है। जैसे हमने बताया ना कि अगर कोई क्षेत्र है जहाँ मान लीजिए कि फिशिंग बड़े स्तर पे हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा कि मछलियों के लिए जो भी वहाँ पर फूड या जिससे वो अपना भोजन प्राप्त करती हैं उसको यदि ये पूरी तरह से नष्ट कर दिए तो क्या होगा कि वहाँ पर जो फिशिंग से संबंधित पूरा जो व्यवसाय है वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्या है कि बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न कर देते हैं जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि जो व्यावसायिक जो वहाँ पर तंत्र है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें एक चीज़ और कही जा रही है कि एक चिंताजनक स्थिति भी देखने को मिल रही है। जैसे अगर हमने देखा कि कोलोराडो नदी में इनके लार्वा तेजी से देखने को मिले हैं, यही नहीं इनका जो विस्तार है वो धीरे धीरे कई क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो 1980 के दशक के अंत में जहाज़ों से छोड़े गए पानी के माध्यम से ये उत्तरी अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स हैं, आप देख सकते हैं कि अगर कनाडा और अमेरिका में जाएंगे यानी यूएसए में तो यहाँ पर कुछ बड़ी झीलें हैं और सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरॉन है, लेक इरी है और लेक ओंटारियो है। इनको क्या है कि महान झीलें या ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, फ्रेश वाटर लेक है, मीठे जल की झीलें हैं और इनका जो प्रभाव है इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जब से इनका प्रवाह धीरे धीरे क्या है कि ऐसे जेब्रा मसल्स का प्रभाव धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि ये महान झीलों तक पहुँच गई हैं। तो अब ये चिंता का विषय बना हुआ है कि यदि इनका विस्तार रोका नहीं गया तो आने वाले समय में क्या होगा कि ये इन पूरे इकोसिस्टम को यानी यहाँ पर जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बुरे तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये चिंता का विषय है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो जेब्रा मसल्स हैं इनका जो विस्तार है ये नॉर्थ अमेरिका से अलग भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। खास करके अगर यूरोप एशिया वाले क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर भी यूक्रेन है, कैस्पियन सागर है, जो काला सागर है, यहाँ पर आप देखिए ये ब्लैक सी है, इधर आएंगे तो कैस्पियन सी है, इधर देखिए रसिया है, ये यूक्रेन के जो कुछ क्षेत्र है यहाँ पर भी जो जेब्रा मसल्स हैं इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका में ही इस मसल यानी जेब्रा जो मसल्स है एक आक्रामक जो प्रजाति है उसका प्रभाव वहीं पर देखने को मिल रहा है। नहीं, इसका प्रभाव तेजी से फैल रहा है और यूरोप और एशिया के कुछ क्षेत्रों में भी ये पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक चिंताजनक स्थिति है। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा चूंकि जिक्र किसका हो रहा है तो कोलोराडो नदी का हो रहा है, तो इस नदी के बारे में एक दो बातें देख लेते हैं। देखिए, अगर आप आएंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तो यहाँ पर पहले आपको कनाडा देखने को मिलेगा, उसके साउथ में आएंगे तो यूएसए देखने को मिलेगा और उसके और साउथ में आएंगे तो मैक्सिको देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्थ अमेरिका के 3 बड़े देश हैं। इनमें से जो 2 देश हैं यानी कि जो यूएसए है और जो मैक्सिको है, इनके क्षेत्र में क्या है कि ये जो कोलोराडो नदी है इसका प्रवाह आपको देखने को मिल सकता है। इसका जो निकास है कह सकते हैं कि
आपको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में देखने को मिलेगा। यानी ये जो नदी है जाकर अंत में कहाँ मिलती है, तो यहाँ पर कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है आप देखेंगे तो यूएसए और मैक्सिको के जहाँ पर दोनों सीमाएं मिल रही हैं उसी के अगर पश्चिम में आएंगे तो पैसिफिक ओशियन से पूरब में यहाँ पर जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है वहाँ पर आकर ये नदी मिल जाती है। और ये कहाँ से निकलती है, तो रॉकी पर्वत जो है, रॉकी जो माउंटेन है वहाँ से ये निकलती है। और फिर क्या है कि ये रिवर धीरे धीरे अपर बेसिन से होते हुए, कोलोराडो पठार से होते हुए आकर क्या है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में मिल जाती है। अगर इस नदी की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो बड़ी नदियाँ हैं उनमें ये 5वें नंबर की नदी है। ये काफ़ी बड़ी लंबी नदी है। अगर इसके लंबाई की बात करें तो लगभग 2330 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यही नहीं, यहाँ पर अगर बात करें तो रॉकी जो माउंटेन नेशनल पार्क है उसके हेड वाटर से मैक्सिको में कैलिफोर्निया की खाड़ी तक क्या है ये प्रवाहित होती है। और यहाँ पर अगर बात करें तो इस पूरे क्षेत्र के लिए जल विद्युत ऊर्जा और यहाँ पर सिंचाई के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। और इसी कारण से इसको इस पूरे क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने नदी के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इन्वेसिव जो स्पेसीज होती है वो होती क्या है, आक्रामक जो प्रजातियां हैं वो हैं क्या। तो देखिए ये ऐसे जीव होते हैं जो किसी नए वातावरण में पारिस्थितिकी या आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं जहां की ये मूल रूप से प्रजाति नहीं रहते। ठीक है, ये है कि जहां पर ये नहीं रहते हैं वहां ये पहुंचते हैं और धीरे धीरे क्या है कि उस पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो आक्रामक प्रजातियां हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको बड़े स्तर पे क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही इन संसाधनों के जो मानव उपयोग हैं उनके ऊपर भी संकट उत्पन्न कर देते हैं। यानी जो मानव के उपयोग हेतु जो संसाधन हैं उनको भी ये नष्ट करते हैं। यही नहीं, जो आक्रामक प्रजातियां हैं ये देसी पौधों, जानवरों के विलुप्त होने, जैव विविधता को कम करने यानी बायोडाइवर्सिटी को पहले की अपेक्षा और कम करने और सीमित संसाधनों के लिए देसी जीवों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और आवासों के बदलने में भी सक्षम है। तो ये इसके कई सारे जो प्रभाव है जो हम देख सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भारी आर्थिक क्षति होती है, आर्थिक प्रभाव देखने को मिलता है। तटीय और जो ग्रेट लेक्स हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो जो तटीय क्षेत्र है, जो ग्रेट लेक्स वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर जो बुनियादी व्यवस्था है उसको ये पूरी तरह से प्रभावित करे। जैसे अलग अलग क्षेत्र है, जैसे अगर हम जाएंगे तो जैसे ब्लैक सी की बात हो रही है, कैस्पियन सी की बात हो रही है, यूक्रेन की बात हो रही है, रूस के कुछ क्षेत्रों की बात हो रही है कि जहाँ पर इस जेब्रा मसल्स के प्रभाव देखने को मिले हैं। तो वहाँ पर भी क्या होगा कि इनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वहाँ देखने को मिल सकती हैं। और यदि इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो हो सकता है कि एशिया या अपने देश में भी इसका विस्तार देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देख लिया। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आक्रामक प्रजाति नहीं है। विकल्प दिए गए हैं, सिनोडोन, पार्थेनियम जिसको गाजर घास भी बोला जाता है, इचोर्निया जिसको जलकुंभी बोला जाता है, और लैंटाना। ये 4 विकल्प हैं। आप देख सकते हैं कि आखिर जो आक्रामक प्रजातियां होती हैं उनमें से ये कौन सी भारत से संबंधित नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में हमने देख लिया कि जेब्रा मसल क्या है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।